Okay, so this lesson will be on chapter 2, Rise of Gandhi and the Freedom Movement of India, सेबा क्लास 10 हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। सो हम ये चैप्टर फोकस करता है कि कैसे गांधी जी जब इंडिया में आए वापस साउथ अफ्रीका से, तो कैसे उन्होंने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को लीड किया। ओके, और उनका जो लीडरशिप तक का जो सफ़र है वो कैसे आया, कैसे वो इतने इन्फ्लुएंशियल लीडर हो गए कि पूरा इंडियन मूवमेंट उनके कंधों पर आ गया। ओके, तो जब तक गांधी इंडिया में नहीं आए थे या फिर नहीं थे, तो बाकी जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या फिर इंडियन मूवमेंट को अलग अलग लीडर्स लोग लेके जा रहे थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक और फिर दादा भाई नौरोजी अपने अपने वे में। ओके, नॉट इन द सेंस ऑफ मास स्ट्रगल जो गांधी ने किया, अपने अपने वे में बहुत सारे लीडर्स थे गांधी से पहले जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट या फिर ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जो भी आवाज़ें हैं वो उठा रहे थे। लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा बोलते हैं कि सिनेरियो एकदम चेंज हो गया जब गांधी आए, तो उनको एक मास लीडर बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने अलग अलग लोगों को एक साथ लाकर ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए प्रेरित किया। ओके, सो आज हम लोग जानते हैं उनका थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट देखिए, आपके बुक से ही मैंने लिया हुआ है। He was born at Porbandar, Gujarat on October 2, 1869 in a well-to-do family. ओके, फैक्ट्स याद रखना इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। Then second point is he proceeded to England in 1888 to study law. Then he returned to India as a barrister at law in 1891. After working as lawyer in Rajkot and Bombay, he went to Natal, South Africa in 1893. तो उन्होंने लॉ की पढ़ाई करी इंग्लैंड से, फिर वो इंडिया आए, कुछ समय के लिए काम किया, फिर वो वापस चले गए बाहर, देश के बाहर, और काम करने लगे कहाँ, एक जगह में नेटल बोल के जो साउथ अफ्रीका में थी 1893 में। और तब साउथ अफ्रीका में अफ्रीका कंट्री तो आप लोग को पता ही है, वहाँ पे इट्स लाइक ब्लैक्स रहते हैं वहाँ पे, बट एट दैट टाइम उसको भी कॉलोनाइज़ किया गया था, जैसे इंडिया को कॉलोनाइज़ किया गया था। वहाँ पे वाइट्स जो है, ठीक है, डच बेसिकली या डच रूल कर रहे थे वहाँ पे, डच इंग्लैंड से भी थे। तो वहाँ पे क्या होता था, वाइट्स लोग ब्लैक्स के ख़िलाफ़ भेदभाव करते थे, और वहाँ पे वाइट्स का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, वहाँ पे रहते भी थे वाइट पीपल जो थे, यूरोपियन पीपल, तो बहुत बहुत भेदभाव होता था। और वहाँ पे काफ़ी सारे इंडियंस भी रहते थे, और इंडियंस को ब्राउन्स बोला जाता था। ओके, ब्राउन, तो इंडियंस के खिलाफ भी बहुत भेदभाव होता था। तो ये सब चीज़ जो है गांधी जी ने खुद से एक्सपीरियंस की, उन्होंने देखा भी अपने आसपास। जब वो नेटल में, ही वॉज अ लॉयर, बट इवन देन ही वॉज नॉट रिस्पेक्टेड ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ हिज स्किन कलर। तो उन्होंने देखा ये सब, फेस भी किया ह्यूमिलेशन, और तभी इस ह्यूमिलेशन को फेस कर ही उनमें एक इच्छा जागी कि ये इनजस्टिस है और इसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। तो वहाँ पे जो भी इंडियन का ग्रुप्स था, वो वहाँ पे धीरे धीरे उनके लीडर बन गए, और ही स्टार्टेड फाइटिंग विद द गवर्नमेंट। ओके, कि हम लोग को भी इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। एंड इसी से उनकी जो लीडरशिप की शुरुआत है, फ्रॉम द लॉयर ही बिकेम अ लीडर, ओके, इन नेटल, साउथ अफ्रीका में। ओके, so he witnessed humiliation that Indians like him had to face in South Africa, soon assumed leadership of the struggle of Indians against racial discrimination. तो वही जो ब्लैक्स के साथ जो भेदभाव हो रहा था, इंडियंस के साथ जो भेदभाव हो रहा था, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज यू आर डिसरिस्पेक्टिंग और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेस। रेस क्या हो गया, जैसे कि सपोज ये यूरोपियन लोग का एक रेस है, हाउ दे आर फेयर स्किन वाइट, है ना, और इंडियन लोगों को एक रेस माना जाता है बिकॉज दे आर ब्राउन स्किन, है ना, हेयर्स आर ब्लैक, और ब्लैक लोगों का दे आर फुली ब्लैक, और उनके हेयर थोड़े से फिजी होते हैं। सो कलर के बेसिस पे या फिर रेस के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको बोलते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये अभी पूरा बैन हो चुका है, इट्स लाइक ओके। सो तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने ये फेस किया। तो कैसे शुरुआत हुई, फिर उन्होंने एक पॉलिटिकल एसोसिएशन फाइंड किया नोन एज नेटल इंडियन कांग्रेस, एंड एक न्यूज़पेपर भी चालू किया जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। तो इसका मकसद था कि वो इंडियंस जो वहाँ पे थे एजुकेट करे
इन द पॉलिटिकल मैटर्स एंड पब्लिसिटी टू देयर ग्रीवांसेस, और उनकी जो ग्रीवांसेस है, उनका जो दुख दर्द भी है, वो न्यूज़पेपर और पॉलिटिकल एसोसिएशन के थ्रू सामने आए, बाहर में आए। ओके, सो वो चाहते थे कि इंडियंस लोग को पता हो कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, कभी कभी कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि उनके साथ जो हो रहा है वो अन्याय हो रहा है। क्योंकि गांधी एक लॉयर थे, उनको पता था रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में, वो एजुकेटेड थे, तो उनको पता था कि उनके साथ जो हो रहा है इट्स नॉट राइट, इट शुडंट हैपन दिस वे। सो इसलिए उन्होंने ये लीडरशिप लिया। ओके, सो नंबर 6 है, and I would like to say that this is why education is very important, because it makes you aware of your own rights. Okay, the number 6 point देखिए, it was here for the first time he used a tool. वो टूल क्या है आप लोग सभी जानते हैं, वो टूल था सत्याग्रह का, मतलब नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। ओके, उन्होंने एकदम पीसफुली इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक रेजिस्टेंस ऑफर किया टू द गवर्नमेंट। ओके, मतलब विदाउट एनी तोड़ फोड़, विदाउट एनी नारेबाजी, विदाउट एनी किसी को मारना, मतलब ये प्रोटेस्ट करने का तरीका था दैट पीसफुली हम लोग आपकी बात को नहीं मानेंगे। ओके, तो दिस सेम स्ट्रैटेजी वॉज अडॉप्टेड अगेंस्ट द लॉ दैट प्रिवेंटेड इंडियंस फ्रॉम एंट्रिंग इनटू ट्रांसवाल प्रोविंस। सो ये जो 2 पॉइंट है, इसमें कुछ मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का लॉज है जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट में लगाया हुआ था। तो एक तो लॉ था कि इंडियंस लोगों को एक प्रोविंस है या फिर एक रीजन बोल सकते हैं ट्रांसवाल नाम का, वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती थी, क्योंकि बेसिकली मे बी वहाँ पे सारे वाइट्स रहते थे। ओके, तो ये सत्याग्रह वाली स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की गई टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ। एक और सत्याग्रह जिसमें ऑफर किया गया, एक डिसीजन था, जुडिशियल डिसीजन सॉरी, विच मेड इलीगल ऑल इंडियन मैरिजेस इन साउथ अफ्रीका विच वर नॉट परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन राइट्स। तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन था कि रिलीजन के बेसिस पर दैट इंडियंस अपने रिचुअल के हिसाब से जो भी शादी करते थे उसको ऑफिशियली मान्यता नहीं दी जाती थी, अनलेस एंड अनटिल उसको क्रिश्चियन रीति रिवाज से किया जाता था। तो इसके खिलाफ भी सत्याग्रह उन्होंने अपनाया। फिर ऐसे करते करते, बिकॉज ही वॉज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ने नेचुरली क्या किया, साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने गांधी जी को अरेस्ट कर दिया और 9 मंथ्स तक प्रिजन में भी रखा। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने एक कॉम्प्रोमाइज़ रीच किया और एक इंडियन रिलीफ एक्ट भी पास कर दिया। ओके, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि गांधी जी इन अ वे वॉज सक्सेसफुल इन हिज मूवमेंट। तो इस वजह से वो इंडिया में भी बहुत फेमस हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूज़ फैल गई थी दैट सच अ लीडर हैज़ कम अप हु इज़ फाइटिंग फॉर द इंडियन राइट्स। तो इसी की वजह से ना गांधी जी को इंडिया में बुलवाया गया था। ओके, मतलब बाद में कि आप इंडिया में आओ, हमारे हमारे मतलब इंडियन हम लोग को लीड करो। ओके, Gandhi's activities in South Africa transformed him into a mature and idealist लीडर। तो ये सब जो एक्सपीरियंस था वो साउथ अफ्रीका के प्रोटेस्ट सत्याग्रह से आया था, और वही उन्होंने जब वो इंडिया में आए लीडरशिप देने के लिए, तब उनको बहुत फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जब वो इंडिया में आए, इंडियन स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, तो वो ऑलरेडी एक बहुत ही मंझे हुए लीडर जिसको बोलते हैं वो बन चुके थे, एंड ही वॉज ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड। पॉइंट नंबर 8 में देखते हैं, ही रिटर्न टू इंडिया इन 1915। ओके, ये क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाता है कि सॉरी क्वेश्चन दैट वो इंडिया कब रिटर्न हुए, एंड देन ही इन्वॉल्व एक्टिवली एंड सॉल्व 3 लोकल डिस्प्यूट्स। तो एकदम फर्स्ट स्टेज में जब वो इंडिया आए तो 3 एक डिस्प्यूट था गवर्नमेंट के खिलाफ, उन्होंने वो सॉल्व करवाया। फर्स्ट ऑफ ऑल था कि चंपारण नॉर्थ बिहार में एक था, पेजेंट्स लोग की एक दुख था, वो बाद में मैं डिटेल्स में बताऊंगी अगर आपके बुक में है तो। उसके खिलाफ फिर खेड़ा सत्याग्रह जिसको बोलते हैं वहाँ पे भी, और फिर अहमदाबाद में भी उन्होंने 1917-18 में भी लीडरशिप दिया, और फिर तब से उनको एक रिकॉग्निशन मिला एक इन्फ्लुएंशियल इंडियन लीडर का। बस उसके बाद से उनका जो मास स्ट्रगल है इंडियन लोगों के साथ, जो
जुड़ाव था और ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जो जो भी स्ट्रगल उन्होंने लीड किया, उसके बाद से वो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए।